हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12 बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशंस और बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड मोर। सो लेट्स स्टार्ट विथ oogenesis। यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दैट इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अगर हमें फर्स्ट और मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो वो यही होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का कौन से पीरियड में शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी में ही शुरू हो जाता है। वेयरएज oogenesis जो है वो कौन से पीरियड में शुरू होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। मतलब जब हम फीटस होते हैं, जब फीमेल्स फीटल होती हैं, फीटल स्टेज में होती हैं, तभी क्या हो जाए, अपना oogenesis शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पे मतलब जब हम एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं तो अ कपल मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड ईच ओवरी में, ठीक है। और उसके बाद बर्थ के बाद कोई और oogonia नहीं बनते। तो जितने oogonia बनने होते हैं वो कौन से पीरियड में ही बन जाते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बन जाते हैं। फिर क्या होता है, oogonia जाके डिवाइड करते हैं, मियोसिस शुरू करते हैं और प्रोफेज 1 के स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं। अब oogonia का क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मियोसिस 1 जो है वो शुरू कर देंगे। अब मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, प्रोफेज 1। इस प्रोफेज 1 पर वो पहुंच तो जाएंगे और इसी फेज़ पर रुक जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज पर जाकर इनको क्या बोला जाएगा, oocytes। तो अभी क्या है, अभी हम एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही हैं, oogonia बन गए हैं जितने बनने थे, oogonia ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी oogonia थे वो अपने प्रोफेज 1 में जाके क्या हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं, रुक गए हैं। और इसी फेज़ को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocytes। मतलब जब oogonia अपने प्रोफेज 1 में रुके हुए हैं तब उनका नाम oogonia नहीं रहा, अब क्या उनका नाम हो गया है, प्राइमरी oocytes। और ये सारा कब चल रहा है, ये सारा बर्थ से पहले की ही बात है। फिर क्या होता है, प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes जो हैं वो ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा एक लेयर होती है, उसके सेल्स जो हैं वो इस प्राइमरी oocyte को आके सराउंड करने लग जाएंगे और फिर उनका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है, प्राइमरी oocyte विद अ सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा लेयर, जिसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है वो प्राइमरी oocyte को सराउंड कर लेंगे और क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये सारी बातें कब की हो गई, ये बर्थ तक की ही बातें हैं। मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स बने कब तक, बर्थ तक। बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। क्या हुआ लेकिन कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे ये क्या करना शुरू कर देंगे, डीजनरेट करना शुरू कर देंगे और क्या बन जाएंगे, 60,000 to 80,000 पर ओवरी, ठीक है। तो पहले कितने थे, कपल मिलियन oogonia थे। अब जाके पहले प्राइमरी oocytes बने, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बने। ये प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक आते आते क्या करेंगे, डीजनरेट करेंगे और डीजनरेट करते करते कितने बन जाएंगे, 60,000 to 80,000 पर ओवरी। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनमें और लेयर्स आएंगी। पहले एक लेयर थी प्रॉब्ली अगर ग्रैन्युलोसा सेल्स की, तो 2-3 लेयर्स आ जाएंगी और हम उनको क्या कह देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल में भी oocyte कौन सा है, प्राइमरी oocyte ही है। बस मेन डिफरेंस क्या आया कि लेयर्स जो हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की वो बढ़ गई हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल का कुछ ऐसा शेप है, ये क्या है, अपना प्राइमरी oocyte है और ये ग्रैन्युलोसर सेल्स हैं और ये ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स हैं। तो ये पूरी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज़ द प्राइमरी oocyte। अब टर्शियरी फॉलिकल में हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में मेन डिफरेंस बस ग्रैन्युलोसा सेल्स का था। टर्शियरी फॉलिकल में लेकिन क्या चेंजेस आएंगे, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी जिसको हम नाम देंगे एंट्रम। तो इट्स जस्ट अ बिग कैविटी जिसमें और कुछ नहीं है, बस फ्लूइड है। और ये किस में मिलता है, सिर्फ टर्शियरी फॉलिकल में मिलता है। सेकेंड चीज़ क्या होगी टर्शियरी फॉलिकल में, कि थीका लेयर जो थी वो 2 टाइप्स की थीका लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले समझो अगर एक थीका लेयर थी तो अभी डिफ्रेंशिएट करके क्या बन जाएगी, एक इनर थीका, इंटरनल लेयर हम बोलेंगे, और एक आउटर थीका, एक्सटर्नल लेयर हो जाएगी। अब जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स वो कौन से स्टेज पे अरेस्टेड थे, प्रोफेज 1 पे। हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो कौन सी स्टेज पर अरेस्टेड था, प्रोफेज 1 स्टेज पे रुका हुआ था। ये प्रोफेज 1 फिर शुरू हो जाएगा और क्या बनेगा, मियोसिस 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो एक डॉटर सेल का नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte, और दूसरी जो बनेगी वो क्या होगी, टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी।
हमें एक टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर दे रखा है। टर्शरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रही है, ये एंट्रम है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है और ये हमारी पोलर बॉडी है। और ये पूरा स्ट्रक्चर टर्शरी फॉलिकल का है विच विल देन टर्न इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अगर हम फीचर्स देखें तो क्या है, फर्स्ट इज जो सेकेंडरी oocyte है, इट इज़ द वन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। यही जोना पेल्यूसिडा को फॉर्म करेगा। ग्राफियन फॉलिकल से ही क्या एसोसिएटेड है हमारा, ओव्यूलेशन, जिसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, रप्चर करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा जिसे हम ओवम भी कहते हैं, एंड द रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, अब हमें ये ग्राफ देख लेते हैं, एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस का तो हमने पढ़ा ही हुआ है। oogenesis अगर हम देखें तो oogonia है, माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे, और ये क्या होगा, फीटल लाइफ में ही चल रहा है। अब क्योंकि ये तो प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो गए थे, तो ये अभी 46 ही है इनका क्रोमोसोम नंबर, मतलब 2n ही है इनकी प्लॉइडी। फिर जब ये फर्स्ट में और इनका कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, अपना सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, और इस स्टेज पे इनकी क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगी, प्लॉइडी n हो जाएगा, और यही आगे जाके क्या बनाएगा, अपना ओवम। और ये कब होगा, प्यूबर्टी के बाद ये सारी चीज़ें होंगी प्यूबर्टी पर। देन वी हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक प्रॉपर्टी क्या है कि इट ओनली टेक्स प्लेस इन फीमेल प्राइमेट्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होती है प्यूबर्टी पे बिगिन होती है, और उसको हम नाम क्या देते हैं, मेनार्क। इट इज़ रिपीटेड आफ्टर एवरी 28 to 29 डेज, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलती है, ऑन एन एवरेज 28 to 29 डेज। अब ये 2 प्लेसेस पे चलती है, ओवरी में और यूटरस में, राइट। फर्स्ट हम स्टेज जो है, इसका फर्स्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेवल्स ऑफ LH एंड FSH। LH इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों ही के ही लेवल्स कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। और क्या रहेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी कम रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे LH एंड FSH कम है। अब क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब है, तो क्या फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, नहीं, फॉलिकल्स अभी प्राइमरी स्टेजेस में ही रहेंगे। वैसे ही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम है, तो प्रोजेस्टेरॉन इज़ द वन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमीट्रियम, एंड सिंस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग जो है वो भी कैसी रहेगी, इस पॉइंट पे थिन ही रहेगी, मतलब वो शेड होती रहेगी। ठीक है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगी एंड शेड हो जाएगी, और फॉलिकल्स डेवलप नहीं करेंगे। मेंस्ट्रुएशन जब नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडिकेशन मानते हैं ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ और रीजंस की वजह से हो, जैसे कि स्ट्रेस, या फिर स्लीप ना आना, हेल्थ ख़राब होना, डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं आप, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, वो रीजंस भी हो सकते हैं फॉर द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बट इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर क्या है, इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड फेज जो आता है दैट इज़ नोन एज द फॉलिकुलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसके 2 नाम क्यों हैं, एक है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी एंड एक है विद रिस्पेक्ट टू यूटरस। कैसे, फॉलिकल्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, ओवरी में डेवलप हो रहे हैं, तो ये ओवरी में हो रहा है फॉलिकुलर फेज। वैसे ही प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है, एंडोमीट्रियम का हो रहा है, एंडोमीट्रियम यूटरस में है, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा, FSH एंड LH जो है ग्रेजुअली क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अभी तक इनका लेवल क्या था, कम था, अब ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। अब क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है, FSH इंक्रीज़ कर रहा है, तो क्या बनेंगे, ऑब्वियसली हमारे फॉलिकल्स डेवलप होंगे। फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा, ईस्ट्रोजन में भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। फिर क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंडोमीट्रियम भी इंक्रीज़ करेगी, प्रोलिफरेट करेगी। एंडोमीट्रियम का प्रोलिफरेट करना यानी डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल्स या ब्लड टिश्यूज़ जो हैं वो आके डिपॉजिट हो जाएंगी। अगर यही चीज़ हम ग्राफ में देखें तो ईस्ट्रोजन जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, LH एंड FSH बढ़ रहे हैं, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, और हमारा एंडोमीट्रियम भी बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। दिस इज़ द फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज़। फिर इसके बाद आएगा एक ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ हमारे उस ग्राफ में मेंशन नहीं है, बट वो होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का पीक आ रहा है, और ये एस्ट्रोजन का पीक क्या दे रहा है, LH एंड FSH को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, ईस्ट्रोजन जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज़ आया ईस्ट्रोजन बढ़ा, ईस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ा इसने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, LH एंड FSH को। जब यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आया तो LH का सर्च हुआ, LH के सर्च होने की वजह से जो मैच्योर फॉलिकल था यानी ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर करेगा एंड ओव्यूलेशन हो जाएगी।
यही बात हमें यहाँ पे भी बता रखी है कि इंक्रीज़ क्या होगा, LH एंड FSH का कॉन्सेंट्रेशन, LH का सर्ज आएगा एंड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन हो जाएगी। होता है हमारा ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेस। इसमें जो LH और FSH हैं उनके लेवल्स कैसे रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। इनके लेवल्स मेंटेन होने की वजह से क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमने पहले ही बता रखा है क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे हम अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेटरी फेज ख़त्म, अब ल्यूटियल फेज शुरू। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना है। कॉर्पस ल्यूटियम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएगा और प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिक हो जाएगी। अभी कॉर्पस ल्यूटियम आया कैसे, इट इज़ जस्ट द लेफ्ट ओवर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करा तो जो रप्चर्ड पार्ट है उसका दैट विल ओनली डेवलप इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम और ओवम अपना अलग चला जाएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं। ल्यूटियल फेज का एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज़ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 14 डेज। ये 14 डेज ही चलता है, इट विल नॉट गो 13 डेज, नॉट 15 डेज, ओनली 14 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे ल्यूटियल फेज से हमारा क्या रिलेशन है, फर्टिलाइजेशन ना होने या होने से। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है, फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा था, प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन भी मेंटेन्ड रहेगा। इस इन टर्न क्या मेंटेन्ड रहेगी, अपनी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन्ड रहेगी और सारे स्टेप्स जो हैं आगे के, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। एंडोमेट्रियम के शेड होने से ही मेंस्ट्रुएशन हो रही थी। अगर प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उस केस में क्या होगा, अपना ल्यूटियल फेज में लो LH हो जाएगा, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम, तो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम भी ख़त्म। कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ख़त्म और फिर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी, एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फिर अपना नॉर्मल साइकिल चलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्टिंग कब हुई थी, प्यूबर्टी पे हुई थी, उसको हमने मेनार्क बोला था। जब ख़त्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे एंड इट विल हैपन एट अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, कॉप्यूलेशन होता है यानी इंसेमिनेशन होता है। इसका क्या मतलब है, सीमन रिलीज़ होगा इनटू द वजाइना। उसके बाद स्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि वो मोटिलिटी शो कर रहे थे अच्छी, तो स्पर्म्स मोटाइल रहे हैं, यूटरस में एंटर करेंगे थ्रू सर्विक्स और फिर कहाँ पहुँचेंगे, डायरेक्टली द एम्पिला ऑफ द ओविडक्ट। एम्पिला क्यों पहुँचेंगे, क्योंकि वहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सारे कॉपुलेशंस में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, ऐसा इसलिए है बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज़ अ चांस इवेंट। इट विल ओनली हैपन जब ओवम एंड स्पर्म दोनों ही एक टाइम पे एम्पिला में पहुंचेंगे। अगर कोई ज़्यादा जल्दी पहुंच गया, ज़्यादा लेट पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न सारी कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के, अगर हम प्रॉपरली पढ़ें, स्पर्म्स पहले एम्पिला में पहुँच गए, ओवम उन्हें दिख गया। अब जो इतनी सारी लेयर्स हैं, हम NCERT में भी देखें तो जोना पेल्यूसिडा लेयर भी है, कोरोना रेडिएटा भी है और इसमें बीच में पेरिविटलाइन स्पेस भी है। इन सबको पहले इनको स्पर्म को क्रॉस करना पड़ेगा तभी ओवम तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले स्पर्म क्या करेगा, जोना पेल्यूसिडा लेयर को मीट करेगा। इससे क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा लेयर की मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस आने के बाद क्या होगा, बाकी जितने स्पर्म्स हैं वो आगे एंटर नहीं कर पाएंगे। यही मेथड से हम क्या करते हैं, बाकी स्पर्म्स की एंट्री को रोकते हैं। जस्ट एक स्पर्म ने जैसे ही जोना पेल्यूसिडा पे एंटर करा वैसे ही मेम्ब्रेन में चेंजेस आए और जितने भी स्पर्म्स थे वो सारे वहीं के वहीं ब्लॉक हो गए। फिर स्पर्म में क्या होता है, उसके हेड में क्या रहता है, एक्रोसोम रहता है। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बाकी की जितनी भी सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं ओवम के आसपास, उनको हटाने में हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स, जिससे स्पर्म जो है वो अपना ओवम तक पहुँच पाए। अब ओवम तक पहुंच गया, अब क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte जो अपने मियोसिस 1 ख़त्म ही करा था वो मियोसिस 2 स्टेज पे अरेस्टेड बैठा था। अब वो मियोसिस 2 ख़त्म करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी और लार्ज ओवम। जब फर्स्ट मियोसिस हुआ था तो क्या बने थे, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बने थे
मियोसिस 2 होने के बाद यही 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, सेकेंड पोलर बॉडी एंड लार्ज ओवम दैट इज नोन एज द ooted। स्पर्म जो है इस ओवम के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगी, अपनी इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्लीवेज होती है। यहाँ पे हम डायग्राम भी देख सकते हैं। ये सारा स्टेप्स किसके हैं, क्लीवेज के। क्लीवेज में अगर हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप देखें, क्लीवेज में यह है कि जो साइज़ है, ये जाइगोट का साइज़ जो है इट इज़ नॉट चेंजिंग, ओनली जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका साइज़ कम होता जा रहा है, बट ये साइज़ जो है जाइगोट का दैट रिमेन्स द सेम। तो दिस अनइक्वल डिविजन ऑफ द ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड क्लीवेज। तो क्लीवेज में जाइगोट डिवाइड करेगा, ब्लास्टोमियर्स बनाएगा एंड इट वुड बी इक्वल इन साइज। मोरेला जो है, मोरेला किसको कहते हैं हम, जब नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स कितने हो जाए, 8 to 16 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मोरेला कहते हैं। ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स जब फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी मोरेला जब आगे डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, सीधा ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा मोरेला, इसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स रहेंगे। ये मतलब इस स्टेज पे है, ई नाम है इसका, ई मतलब ये भी फेलोपियन ट्यूब में ही है। हमारा ब्लास्टोसिस्ट, इसके बाद जब मोरेला ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा वो जाके क्या कहाँ एंट्री लेगा, यूट्रस में एंट्री लेगा और इसकी ही इम्प्लांटेशन भी होगी। यहाँ लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या है, ब्लास्टोसिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें एक आउटर लेयर है दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर लेयर दैट इज द इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, ये एंडोमेट्रियम से जाके अटैच होगा, और इनर सेल मास का क्या काम है, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यूट्राइन सेल्स क्या होती हैं, यूट्राइन सेल्स, अब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है वो यूट्राइन के सेल के पास पहुंच गई है। अब ये यूट्राइन सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट को पूरा क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। मतलब अपनी तरफ अंदर पूरी तरह उसको कवर करके इम्प्लांट करवा लेंगे यूट्राइन सेल्स, किसको, जाइगोट को, जिससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट नहीं है, बट सिंस इट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट ऑल्सो, तो वी हैव डिसाइडेड टू कवर इट। फर्स्ट क्या है, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट इज बीइंग फॉर्म्ड। एक जाइगोट क्या होगा, अब जब क्लीवेज हो रही होती है ना, क्लीवेज के बाद जब इम्प्लांटेशन रहता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि साइज़ जो है वो सेम रह रहा है जाइगोट का, और नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़ते जा रहे हैं। ड्यू टू दिस द जाइगोट फील्स एन इंटेंस प्रेशर। अब ये प्रेशर में यूजुअली क्या होता है, वो प्रेशर से बाहर निकलता है और सीधा इम्प्लांट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर से जब वो बाहर निकल रहा है, इस स्टेज पे जाइगोट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2। जाइगोट क्या बन जाएगा, जाइगोट खुद क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। बना इनिशियली एक स्पर्म और एक ओवम के फ्यूजन से एक ही जाइगोट था, पर प्रेशर के कारण वो क्या हो गया, 2 जाइगोट्स में डिवाइड हो गया और इन दोनों जाइगोट्स की इम्प्लांटेशन हो गई, जिसकी वजह से मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस बन गए। अब क्योंकि दोनों जाइगोट्स जो हैं वो एक ही जाइगोट से बने हैं, तो इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एक ही हुई थी। फर्टिलाइजेशन एक होने की वजह से जो इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही होगा। तो जस्ट अगर कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो एकदम सेम दिखते हैं, दोनों बॉयज़ हों, दोनों गर्ल्स हों, एकदम फीचर्स उनके सेम हों, तो वो कैसे ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। सेकेंड पार्ट होता है डाइजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का। इसमें क्या होता है, एक जाइगोट नहीं, डाइजाइगोटिक मतलब 2 डिफरेंट जाइगोट्स आर इन्वॉल्व्ड। ये पूरी तरीके से एक चांस इवेंट है। इसमें क्या होता है, ओवम्स ही 2 बनते हैं। अब ओवरीज जो हैं दे टेक टर्न्स, जैसे फर्स्ट मंथ में अगर एक ओवरी ने ओवम बनाया तो सेकेंड मंथ में दूसरी ओवरी बनाएगी, फिर थर्ड मंथ में वापस फर्स्ट ओवरी बनाएगी। अगर इन बाय चांस ऐसा हो गया कि एक मंथ में दोनों ही ओवरीज ने 2 ओवम रिलीज़ कर दिए, और बाई चांस ऐसा हो गया कि 2 स्पर्म्स जाकर उन दोनों से फ्यूज़ भी कर गए और दोनों फर्टिलाइजेशन हो गई, तो 2 डिफरेंट जाइगोट्स बन जाते हैं। अब क्योंकि 2 डिफरेंट स्पर्म्स इन्वॉल्व हैं, 2 डिफरेंट ओवम्स इन्वॉल्व हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों जाइगोट्स का सेम ही हो सकता है अलग अलग हो। अगर ऐसा हो रहा है कि एक फीमेल ट्विन है और एक मेल ट्विन है, तो हम डेफिनेटली ये बात कह सकते हैं कि वो डाइजाइगोटिक ट्विन्स ही रहे होंगे, बिकॉज इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम नहीं है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, काफ़ी क्लासेस स्टडी करते आ रहे हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। पेरेंट्स फीमेल XX,
मेल में कौन से क्रोमोसोम रहते हैं, XY। अब इनके गेमीट्स अगर हम देखें तो एक्स एस फीमेल तो कैसी है, होमोगेमेटिक है, तो इसमें X ही गेमीट बनेगा। ये हेटेरोगेमेटिक है लेकिन मेल, तो इसमें X भी बनेगा Y भी बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो या तो X की हो सकती है रिजल्टिंग टू अ फीमेल, या XY की हो सकती है रिजल्टिंग टू अ मेल। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं कैसे पहले क्लीवेज हुआ, मोरेला बना, मोरेला ने अंदर घुसा तो क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट का एक डायग्राम है, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज द इनर सेल मास। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमने ट्रोफोब्लास्ट की बात करी थी। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या निकालेगा, अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा, जिनका क्या नाम होगा, कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आपस में क्या करेंगे, इंटरडिजिटेट करेंगे, मतलब एक साथ बाइंड हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्लासेंटा बनाएंगे। प्लासेंटा इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। यहाँ पे हम अच्छे से देखते हैं, ये समझ लो ये एम्ब्रियो के ट्रोफोब्लास्ट लेयर है और ये अपना यूटेराइन टिश्यू है। तो ये अपनी कोरियोनिक विलाई निकालेगा और इसके साथ इंटरडिजिटेट कर लेगा और इसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे। और प्लासेंटा को एम्ब्रियो के साथ कौन जोड़ रहा है, दैट वुड बी दी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो दिस पार्ट वुड बी द अम्बिलिकल कॉर्ड और इसकी वेसल्स जो एम्ब्रियो को किससे जोड़ रही हैं, अपनी प्लासेंटा से। अब प्लासेंटा के फंक्शंस क्या क्या है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट मटेरियल्स, वो एम्ब्रियो से निकलवाता कौन है, वो भी प्लासेंटा ही निकलवाता है इनटू द मदर। जुड़ी हुई है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराता है। प्लासेंटा का एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन टिश्यू कौन से टिश्यूज़ होते हैं, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लासेंटा भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लाइक फर्स्ट इज द HCG, द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसका क्या काम है, ये मेंटेनेंस में, प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है और डिटेक्शन में भी यही काम आता है। तो हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हैं तो हमारे यूरिन में किसको टेस्ट करा जाता है, HCG के प्रेजेंस को टेस्ट करा जाता है। सेकेंड हार्मोन इज HPL, दैट इज़ द ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन है मतलब क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन भी ये बनाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम के थिकनिंग और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो ओवरी बनाती है, लाइक रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का जैसा नाम है मतलब वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है, किसको, द यूट्रस को ड्यूरिंग पार्चुरेशन। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही एक फीमेल की बॉडी में आपको मिलेंगे। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका प्रेगनेंसी के टाइम पे लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन। हार्मोन्स या जितने भी हार्मोन्स हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है, यहाँ पे दे रखा है। इट सपोर्ट्स फीटल ग्रोथ। जो इनका कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो फीटल ग्रोथ अच्छे से होती है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर को सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी ये सारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। अब ये एज सच इसका नाम तो हमें NCERT में नहीं दे रखा है, पर फॉर्मेशन हमें 3 जर्म लेयर्स के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, तो हम उसकी ही बात कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। इनमें होते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अगेन ये टर्म NCERT में मेंशन नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि गैस्ट्रुलेशन में कौन से मूवमेंट्स रहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। और इन्हीं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से 3 जर्म लेयर्स जो हैं हमारी बनती हैं। इन्हीं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, सेल्स जो हैं वो रीअरेंज होकर क्या बनाते हैं, अपने जर्म लेयर्स बनाते हैं। इनर सेल मास, हमने आगे पहले पढ़ा था कि इनर सेल मास इज़ द वन दैट इज़ डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, कहाँ से आ रही है, इनर सेल मास से आ रही है। एक्टोडर्म इज़ द आउटर लेयर, मीजोडर्म इज़ द मिडल लेयर एंड एंडोडर्म इज़ द इनर लेयर।
इनर सेल मास में कौन से सेल्स होते हैं, कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, इन सेल्स का नाम होता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का एक बहुत अच्छा फंक्शन ये है कि दे आर टोटीपोटेंट। दिस इज़ समथिंग दैट विल ऑल्सो लर्न अबाउट इन द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टोटीपोटेंसी क्या होती है। टोटीपोटेंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज टू होल ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे सेल्स हैं कि ये केपेबल हैं कि खुद से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकें, डिवाइड हो के। तो ये स्टेम सेल्स जो हैं ये टिश्यूज़ बना सकते हैं, ऑर्गन्स बना सकते हैं, बिकॉज दे आर टोटीपोटेंट एंड दे आर द वन गिविंग राइज टू द होल एम्ब्रियो। इसलिए इनर सेल मास जो है पूरी तरीके से एम्ब्रियो बना सकता है बिकॉज ऑफ दीज स्टेम सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड इज़ द टाइम, वो 9 मंथ्स का टाइम जब मदर प्रेग्नेंट होती है। दैट इज़ इट लास्ट फॉर 9 मंथ्स। अगर हम वीक्स में बोले तो 38 वीक्स, डेज 266 डेज। आसपास भी हो सकता है 8 मंथ्स में हो जाए, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, बट दिस इज़ दी रेगुलर रूटीन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब ट्राइमेस्टर क्या होता है? ट्राइमेस्टर इज़ अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंटेन्स द फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, मैं फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं बेस्ड ऑन मंथ्स। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, बच्चे का एम्ब्रियो का क्या होता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है, हार्ट बीट कैन बी हर्ड। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। थर्ड मंथ में मोस्ट ऑर्गन्स, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे थर्ड मंथ तक डेवलप होने ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब हम इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट आर बीइंग मेड इन द एम्ब्रियो। फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म हो रहा है, सेकेंड में लिम्स एंड डिजिट्स, थर्ड में मोस्ट ऑर्गन्स। सो दिस इज़ अ वाइटल पीरियड। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ मंथ में एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो रही है। फिफ्थ मंथ में होता है फीटस का फर्स्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है, दैट यू कैन फील, द मदर कैन फील द मूवमेंट्स ऑफ द फीटस। हेयर डेवलप हो जाते हैं हेड पे। सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज़ बन जाती हैं और एक थिन लेयर ऑफ हेयर जो है वो बॉडी को कवर कर देता है ऑफ द एम्ब्रियो। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th एंड 8th मंथ में आज सच कुछ नहीं हो रहा है। 9th मंथ में पूरा फुली डेवलप्ड फीटस, जितनी भी डेवलपमेंट होनी थी 9th मंथ तक तो कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारा आता है पार्चुरेशन का टाइम। पार्चुरेशन इज़ व्हाट? पार्चुरेशन इज़ द रिलीज़ ऑफ द फीटस। जो फीटस अपनी एम्ब्रियो जो है अपनी मम्मी के बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज़ द पार्चुरेशन पीरियड। पार्चुरेशन किससे इंड्यूस होता है? एक मैकेनिज़्म होता है इसका पूरा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म। दिस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म इज़ द वन दैट इंड्यूसेस पार्चुरेशन। सिग्नल्स कौन ओरिजिनेट करता है? फुली डेवलप्ड फीटस है और प्लासेंटा है, जिनकी तरफ से सिग्नल्स आते हैं कि येस वी आर रेडी टू गेट आउट ऑफ दिस। ठीक है। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इन सिग्नल्स, जो फुली डेवलप्ड फीटस जो सिग्नल्स भेज रहा है उनकी वजह से क्या होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को सपोर्ट करेंगे। प्लासेंटा भी इस पीरियड में यूट्रस से बाहर निकल जाती है। जैसे ही फीटस निकलता है यूट्रस से बाहर, वैसे ही प्लासेंटा भी निकल जाता है। यहाँ पे एक साइकिल है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि बेबी क्या करेगा, सिग्नल्स देगा, सर्विक्स के अगेंस्ट पुश करेगा, स्ट्रेच करवाएगा। स्ट्रेच जब करेगा तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी, ब्रेन तक जाएंगी। ब्रेन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज़ ऑक्सीटोसिन। वी ऑल नो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है। फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। अब ऑक्सीटोसिन क्या आगे जाके करेगा, इट विल कॉज द स्मूथ मसल इन द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो ये यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ये एक दूसरे को इंड्यूस करवाते रहेंगे कि ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ी तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ। तो ये सब जो है चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस द फीटस इज एक्सपेल्ड। होता है हमारा लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन इज़ आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद क्या होंगी, मैमरी ग्लैंड्स जो है अपनी मदर की बॉडी में डिफ्रेंशिएट करेंगी। डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएंगी, मिल्क प्रोड्यूस करेंगी टू फीड द न्यूबॉर्न, क्योंकि न्यूबॉर्न को मदर का मिल्क ही चाहिए होता है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ये हमें NCERT में भी मैंशनड है दैट इट कंटेन्स एंटीबॉडीज़ लाइक IgA। तो मदर के मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, IgA मिलता है। एंड कोलोस्ट्रम जो होता है इट इज़ द मिल्क दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज। इनिशियल डेज उसका कलर जो है वो स्लाइटली येलोविश होता है
और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद ये आना बंद कर देता है, फिर दूसरा टाइप आता है, दैट इज़ लेकिन इनिशियल डेज के टाइम पे जो आ रहा है दैट इज़ कोलोस्ट्रम। एंड मदर की मिल्क में एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इट कंटेन्स दिस एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी की वजह से जो बेबीज़, अब क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो बेबीज़ के लिए ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, IgA। ठीक है, अब यहाँ पे मिल्क इजेक्शन का भी एक रिफ्लेक्स है पूरा, कि पहले बेबी क्या करेगा, सक करेगा ऑन द मदर्स ब्रेस्ट, फिर बेबी का जब सकिंग होगा तो नर्व सेल्स जाएंगी वापस निपल से ब्रेन तक, और अगेन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। मिल्क डक्ट्स जो हैं, ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ होने की वजह से जो मिल्क डक्ट्स हैं वो वाइडन होंगी, और मिल्क सेल्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अगेन बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से क्या होगा, मिल्क जो है वो बाहर आएगा और बेबी के माउथ में जाएगा। तो ये पूरा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है। एज सच NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन वी हैव गिवन इट टू यू। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल दबाओ, तब तक एक सब्सक्राइब तो बनता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।